विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में प्रकरण 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 9 में आंतरिक व्यापार के विषय में समझा और जाना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समझने से पहले हम समझें कि विश्व के अलग अलग देशों में प्राकृतिक साधन संपत्ति का वितरण असमान रूप से हुआ है। यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जहां पर प्राकृतिक साधन संपत्ति हर प्रकार से उपलब्ध हो। तो कोई न कोई असमानता हर देश में है और इस वजह से एक देश दूसरे देश पर आधार रखता है। जिस देश के अंदर जो वस्तु की कमी होती है वह उस वस्तु की कमी जिस देश में उस वस्तु का प्रमाण अधिक होता है उससे आयात करके पूरी कर लेता है। यानी इस तरह से आयात और निर्यात के द्वारा एक देश दूसरे देश के अंदर जो उनकी वस्तु की आपूर्ति कम होती है उसको बराबर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर देश के अंदर किसी वस्तु की उत्पादन की प्रतिकूलता है तो वह उस प्रतिकूलता वाली वस्तु का उत्पादन न करके अथवा कम प्रमाण में उत्पादन करके वह जिस देश में उस वस्तु की या चीज वस्तु की अनुकूलता है उस देश के द्वारा वह आयात करके अपनी वस्तु की पूर्ति कर लेता है। तो इस तरह से यह आदान प्रदान विश्व के सभी देशों में चलता रहता है और इसी वजह से विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझें कि विकसित देश की बात करें और अविकसित देश की बात करें तो हमारे विश्व में दो प्रकार के देश हैं। विकसित देश हैं, अमेरिका है, जापान है, तो ये सब देश विकसित के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान है, नेपाल है, भारत है, सब अल्प विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। तो जो दो प्रकार के देश हैं, इन दोनों प्रकार के देशों में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमें पता चलेगा कि विकसित देश उद्योग और तकनीकी या टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। इनके पास उद्योग और तकनीक ज़्यादा होता है और अल्प विकसित देशों में कच्चे माल का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो अब उद्योग और तकनीक इनके पास है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो उसका उपयोग करने के लिए इनको कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल कौन देगा? अल्प विकसित देश देगा। इस तरह से वह अल्प विकसित देश के पास से कच्चा माल प्राप्त करके और अपने उद्योग और तकनीक का उपयोग करके वह वस्तु तैयार करते हैं और तैयार करके उसका खुद भी उपभोग करते हैं और साथ साथ अल्प विकसित देशों को निर्यात भी करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के देश एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और दोनों से आर्थिक व्यवहार करते हैं और वही आर्थिक व्यवहार क्या है? आंतरिक व्यापार के रूप में माना जाता है। और अब आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल आपको बहुत संक्षिप्त में बताना होता है। तो आप कैसे बताएंगे कि किसी एक देश के लोग या एक देश की संस्थाएं दूसरे देश के लोग या दूसरे देश की संस्थाओं के साथ क्या करें? व्यापार की प्रवृत्ति करें तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। बहुत आसान है, आप लिख भी पाएंगे आसानी से। एक देश के लोग और संस्थाएं दूसरे देश के लोग और संस्थाओं के साथ व्यापार की प्रवृत्ति करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल कहा जाता है या उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल बहुत ही साधारण ढंग से आप इसको समझा सकते हैं। आगे देखते हैं, लेखक थॉमस के अनुसार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में क्या बताया? तो इन्होंने ये बताया कि एक देश का उत्पादन और दूसरे देश का उत्पादन का जो विनिमय होता है उसे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बताया। यानी कि एक देश अपना उत्पादन और दूसरा देश अपना उत्पादन दोनों एक दूसरे को क्या करें? विनिमय करें, तो उस विनिमय को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ख्याल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा थॉमस के अनुसार देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में आता है तो विश्व के अंदर श्रम विभाजन का लाभ मिलता है और विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों में प्राकृतिक साधन संपत्ति का असमान वितरण होने की वजह से जरूरतमंद सभी वस्तुएं का उत्पादन हो ऐसा जरूरी नहीं है।
इसलिए जिस देश में जिस वस्तु का उत्पादन अनुकूल हो, वह वस्तु कम खर्च में और सरलता से उत्पादन करके अन्य देश को निर्यात कर सकते हैं, और देश की ज़रूरतमंद वस्तुएं विदेश से आयात की जा सकती हैं। अगर किसी देश में कोई वस्तु की कमी है तो उसे क्या कर सकते हैं, विदेश से आयात कर सकते हैं। तो निर्यात की जा सकती है और वस्तु को आयात की जा सकती है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आयातकर्ता देश और निर्यातकर्ता देश को श्रम विभाजन का और विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। तो इस तरह श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ किससे शक्य बनेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। तो ये व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण जो है महत्व बताओ तो ये बताना है नंबर 1। नंबर 2 है कि अल्प विकसित देशों का विकास। अब जैसे कि हमको पता है कि अल्प विकसित देश ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या होता है, क्योंकि इनके यहाँ पर विदेशी टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के माने में, उद्योग के माने में थोड़ा पिछड़ापन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विदेशी टेक्नोलॉजी, आधुनिक संचालकीय ज्ञान, संशोधन, विदेशी पूंजी इत्यादि अल्प विकसित देश अपने यहाँ पर आयात करते हैं, और अल्प विकसित देश अन्य देशों के साथ सहयोग के साथ साथ या सहयोग करके उद्योग धंधे स्थापित करते हैं और अपने देश का विकास करते हैं। इस तरह से अल्प विकसित देश भी जो विकासशील हैं वह भी विकास करने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनको विकसित देशों का साथ मिलता है, सहकार मिलता है। तीसरा मुद्दा है कि साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग। अब यहाँ आपको हमने चर्चा किया पहले कि विश्व के अलग अलग देशों में साधन संपत्ति का अगर महत्तम उपयोग करना हो तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार टेक्नोलॉजी, यंत्र और मानवीय श्रम का आयात करके अपने साधनों का महत्तम उपयोग कर सकता है। विभिन्न देशों में स्थित लोग अपने देश की प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग करके उसकी योग्यता के अनुसार उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, और अतिरिक्त उत्पादन अगर करते हैं, यानी अपने ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो उसका निर्यात भी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी साधन संपत्ति उनके पास है, उनका कोई भी देश होगा अपने अपने संपत्ति का महत्तम उपयोग करने में सक्षम होगा, क्योंकि जो वस्तु बनाएगा तो कमी वाली वस्तु को आयात कर लेगा और अधिक अतिरिक्त वस्तु का निर्यात कर देगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो ये साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग संभव है। चौथा मुद्दा है सहायक सेवाओं का विकास। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर अस्तित्व में आएगा तो उसकी वजह से आयात और निर्यात होने की वजह से वाणिज्य विषयक जो सहायक सेवाएं हैं, जैसे बैंक की सेवा, बीमा की सेवा, गोदाम की सेवा, संदेशा व्यवहार की सेवा, परिवहन की सेवाएं, आढ़तिया की सेवाएं, तो इन सब सेवाओं का साथ साथ में क्या होगा, विकास होगा। इस तरह से सहायक सेवाओं का विकास शक्य बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। पांचवा मुद्दा है मूल्य स्थिर रखना। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा देश में जिस वस्तु की अधिक से अधिक कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस वस्तु की कमी होगी उस वस्तु के भाव बढ़ जाएंगे, और भाव बढ़ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में भाव अस्थिर हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि वह देश जिस वस्तु की कमी है वह वस्तु दूसरे अन्य देश से जहाँ पर वह वस्तु अतिरिक्त होगी उसके पास से निर्यात कर लेगा और अपने देश के अंदर उस वस्तु की पूर्ति करेगा, जिससे वस्तु के भाव बढ़ेंगे नहीं बल्कि स्थिर हो जाएंगे या उनमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होने पाएगी। उसी तरह से जिस देश के अंदर कोई वस्तु अतिरिक्त हो गई, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो वस्तु के भाव घटने लगेंगे, और ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अतिरिक्त वस्तु जिस देश में कम वह वस्तु उत्पन्न होती है वहाँ पर वो निर्यात करने लगेगा, और निर्यात करके वह अपने यहाँ पर क्या करेगा, वह वस्तु को बैलेंस करेगा, यानी वस्तु की पूर्ति योग्य कर देगा, जिससे वस्तु का भाव ज़्यादा घटेगा नहीं। जैसे भारत जैसे देश है, तो भारत जैसे देश के अंदर कपड़ा है, अनाज है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस चीज़ को क्या करेगा वह कि अपने ज़रूरत भर का अपने बाज़ार में रख के और बाकी का क्या होगा, निर्यात कर दिया जाएगा। तो वस्तुओं के भाव में ज़्यादा घटेगा नहीं, और जिन वस्तुओं की यहाँ पर कमी है उन वस्तुओं को वह आयात करके उसको पूरी करके उस वस्तु को भाव बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह से मूल्य स्तर जो है वो स्थिर रखने का प्रयास हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से। अब आता है उच्च जीवन स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से
अलग अलग देशों के बीच में स्पर्धा होती है और इस स्पर्धा के कारण उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत कम रखता है और वस्तु की क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छी रखता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो ग्राहक होता है, जो देश के अंदर का ग्राहक है, उस ग्राहक को अच्छे गुणवत्ता वाली वस्तु कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के नागरिकों का उच्च जीवन स्तर हो जाता है, यानी उनका स्तर, कैसा जीवन स्तर सुधरता है, अच्छी वस्तु मिलती है, कम कीमत चुकाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जीवन स्तर में सुधार होता है। फिर उसके बाद 7वां मुद्दा है संस्कृति, फैशन और ज्ञान का विनिमय। अब यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो उससे होगा कि विभिन्न देश एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इस वजह से एक दूसरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, जानेंगे, और जिससे दीर्घ समय तक अंतर्राष्ट्रीय सुमेल यानी उनके संवादिता स्थापित किया जा सकेगा, आपस में संबंध कायम रखा जा सकेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि अलग अलग देशों के पास या अलग अलग देशों में जो संस्कृति है, जो फैशन है, जो ज्ञान है, वह एक दूसरे देश में क्या होगा, उसका विनिमय होगा या उसका आदान प्रदान भी हो जाएगा। तो इस तरह से विश्व के अलग अलग देशों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा, फैशन का आदान प्रदान होगा और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। अगला मुद्दा है आपत्ति में सहायक। तो यहाँ बताएंगे कि जैसे अकाल पड़ जाने से, भूकंप हो जाने से, कोई बड़ा रोग फैल, जैसे अभी कोरोना फैला, तो ऐसे कोई रोग फैल जाने से, इसके बाद कोई प्राकृतिक आपदा आने जाने से या कोई मानव सर्जित आपत्ति आ जाने से, तो ऐसी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत विशेष महत्व होता है। भारत जैसे देश में अधिकांशतः कृषि पर, वर्षा पर आधारित है। भारत की जो खेती है, अभी भी अधिकतम खेती जो है वर्षा पर आधारित है। तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि बरसात अच्छी ना हुई तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यदि पर्याप्त मात्रा में वर्षा ना हुई तो कृषि असफल हो जाती है और इस वजह से ऐसे समय में विदेश के द्वारा अनाज को आयात करके प्राकृतिक आपत्तियों का सामना किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के एक देश दूसरे देश के अगर संपर्क में है तो आयात निर्यात का व्यवहार उसके अंदर है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी आपत्ति आ जाए तो एक देश दूसरे देश को मदद रूप या सहायक रूप हो सकता है या उन आपत्तियों को टाला जा सकता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 9, विश्व एक बाजार। अब यहाँ बताएंगे कि औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध राष्ट्र उच्च टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और ऐसे उत्पादन को विक्रय करने के लिए सतत नए बाजार खोजते रहते हैं। अभी आप देखेंगे जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इनका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो इस वजह से इनको एक देश दूसरे देश तीसरे देश ऐसे लगभग 100-150 देशों तक इनको जाना पड़ता है, ताकि बाजार बड़ा होगा तो ही उनका माल खपेगा, नहीं तो उत्पादन में कोई मतलब नहीं होगा। तो उनको बाजार का विस्तार बार बार क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो उनकी बाजार की सीमाएं बढ़ाने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित होता जाता है और इस तरह से विश्व में बहुत से देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं और हम देख सकते हैं कि विश्व एक बाजार बन जाता है। और आज वर्तमान में ये स्थिति हम देख सकते हैं कि हमारा जो विश्व है वह एक बाजार के रूप में है। क्यों कि एक देश का उत्पादन कई देशों में जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसी तरह से दूसरे देश का कई सारा उत्पादन अन्य देशों में एक दूसरे के यहाँ पर जो है भेजा जा रहा है या बेचा जा रहा है। तो इस तरह से विश्व एक बाजार ये कब होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमने भूमिका देखा और उसके बाद उसका अर्थ और ख्याल देखा और उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार का हमने महत्व देखा। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं ध्यान में। तो अगला पॉइंट हमारा है निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन। अब जैसे हमने देखा कि विदेश व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो महत्वपूर्ण पहलू है, निर्यात और आयात। तो हम आज समझते हैं कि निर्यात व्यापार। अब निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन, तो निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन में हम समझें कि कोई भी देश अपने लोगों की या अपने देश की मांग की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अन्य देश से वह आयात करता है, अथवा अपने देश की सुरक्षा के लिए भी वह अन्य देश से आयात करता है। जैसे भारत में देखो रफाल आया, तो ये सुरक्षा के लिए आया है, अन्य देश से उसको आयात किया गया है, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए वह आयात करता है। उसी तरह से आर्थिक विकास के लिए भी वह टेक्नोलॉजी हुआ, उद्योग हुआ,
या कोई भी ऐसी चीज़ वस्तुएं हुई कि जो आवश्यक हैं उनका वह आयात करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी देश अपने देश की मांग की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आयात करता है, देश की सुरक्षा के लिए आयात करता है और आर्थिक विकास के लिए आयात करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो आयात करेगा उस आयात का भुगतान उसे कैसे करना पड़ेगा? विदेशी मुद्रा के द्वारा भुगतान करना पड़ेगा। तो आयात का भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। अब विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? तो उसको विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात करना पड़ेगा। यानी अगर विदेशी मुद्रा प्राप्त करना हो तो उसको वस्तुओं का निर्यात करके और फिर वो विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह से निर्यात आवश्यक बन जाता है। अब जब निर्यात आवश्यक हो गया तो ऐसे में देश उत्पादित उत्पाद विदेश आयातकर्ताओं को कम मूल्य पर ऊंची गुणवत्ता वाली और वस्तु मांगे तब मिल जाए। तो इसलिए जो कोई प्रोत्साहन या निर्यातकर्ताओं को दिया जाए तो उसे निर्यात प्रोत्साहन कहते हैं। अब देखो निर्यात प्रोत्साहन की देखिए जरा व्याख्या क्या दिया गया है कि देश अपने यहाँ उत्पादित उत्पादन विदेश के आयातकर्ताओं को, यानी जो विदेश में आयात करता है अपनी इसकी वस्तु का है, को कैसे कम मूल्य पर, दूसरा ऊंची गुणवत्ता वाली और मांगे तब, यानी सामने जैसे डिमांड आए उसी तरह से तुरंत उसको मिल जाए, इसके लिए जो प्रोत्साहन निर्यातकर्ताओं को दिया जाता है उसे निर्यात प्रोत्साहन कहते हैं। तो कोई भी देश अपने देश के अंदर निर्यात प्रोत्साहन देता है। तो निर्यात प्रोत्साहन कैसे देता है वो? तो विदेशी आयातकर्ताओं को कम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराई जा सके, ऊंची गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध कराई जा सके और मांगे तब उसको माल मिल जाए, ऐसा प्रोत्साहन निर्यातकर्ताओं को दिलाया जाता है। अब ये निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन कौन देगा? तो निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहन देने वाली सरकार, यानी सरकार का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी कुछ हद तक सरकार की होती है और ऐसे प्रोत्साहन सरकारी होने से उनके माध्यम भी कैसे होते हैं? सरकारी होते हैं। तो सरकारी माध्यम के द्वारा इसका जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, वो निर्यात प्रोत्साहन है। तो अब निर्यात प्रोत्साहन के बारे में समझते हैं। तो निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले तो क्या क्या उसमें मतलब मुद्दे हैं वो देखते हैं। तो पहला है व्यापारी संधियां। तो व्यापारी संधियों में बताएंगे कि व्यापारी संधियों के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन किया जाता है। राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे को अनुकूल हों ऐसे देश के राजनेता इस माध्यम द्वारा संधि करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जापान में गए और वहाँ के प्रधानमंत्री से या वहाँ के मुख्य जो मुख्य नेता हैं उनसे मिले और मिल करके उन्होंने कोई करार किया कि भाई आपके यहाँ जो है कोई वस्तु है, जैसे कपड़ा है, अनाज है, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ज़्यादा है, तो ऐसी वस्तु का निर्यात हम करते हैं, तो आपके यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है अग्रिमता हमको दें, यानी पहले हमारे यहाँ से वस्तु आयात करें। और उसी तरह से हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम आपके यहाँ से आयात करेंगे। तो इस तरह से दोनों जो है नेताओं के बीच में, राजनेताओं के बीच में जो है संधि या समझौता होता है। तो इस व्यापारी संधि के अनुसार एक अथवा अधिक देश अन्य कोई एक या अधिक देशों में उत्पादन और सेवाओं का आयात करेंगे अथवा उन्हें अग्रिमता देंगे। अग्रिमता यानी सबसे पहले आयात करना हो तो उनके यहाँ ही पहले पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ ये वस्तु है तो मुझे आप जो है भेजिए, तो अग्रिमता देंगे। तो ऐसे करार करते हैं और इस करार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यानी कि राजनेताओं द्वारा व्यापारी संधियों में क्या होता है? व्यापारी संधियों में एक देश के राजनेता दूसरे देश के राजनेता के साथ करार करते हैं। किसके लिए? वस्तु के आयात और निर्यात के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ करार होने पर एक दूसरे को वस्तु और का जो है आयात और निर्यात आपस में कर सकें। दूसरा मुद्दा है वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन का प्रतिफल। अब यहाँ ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन के प्रतिफल के माध्यम द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। यह माध्यम बहुत ही बड़े पैमाने पर लंबे समय तक उपयोग में होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? एक तो है प्रत्यक्ष प्रतिफल। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्यातकर्ता को निश्चित की गई दर पर प्रत्यक्ष प्रतिफल दिया। जैसे कोई 10 करोड़ का अगर कोई जो है व्यापारी निर्यात करता है तो उसको बताया गया कि भाई जो हमारे यहाँ निर्यात करेगा उसको 10% प्रतिफल मिलेगा, उसके बदला मिलेगा।
तो तुरंत उसको 10% अगर है, 5% है, जो भी परसेंटेज है, वो परसेंटेज उसको तुरंत प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो भी दर निश्चित हुआ वो दर पर उसको निर्यातकर्ता को चुका दिया जाएगा, पहला। उसके बाद है निर्यात पात्र उत्पादों का विक्रय पर कर और आबकारी, आबकारी ऑक्ट्रॉय। तो कर और ऑक्ट्रॉय लेना या ना लेना। अब यहाँ पर देखिए कि जो निर्यात करता है, अगर वो कोई वस्तु का निर्यात करता है तो सरकार उस पर थोड़ा मतलब प्रोत्साहन देने के लिए या तो कर माफ़ कर देगी, कर और आबकारी जो भी उसका होगा उसको माफ़ कर देगी, और या तो अगर लेगी तो बहुत कम दर पर लेगी। तो इससे भी क्या होगा, निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर उसके बाद है आयकर से मुक्ति। अब आयकर से मुक्ति में अगर निर्यात की आय को संपूर्ण अथवा अंशतः आयकर से मुक्ति मिल जाए तो निर्यातकर्ता को राहत मिलेगी। तो निर्यातकर्ता को राहत देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उसके निर्यात की आय को कर मुक्त कर देगा, ताकि उस पर कोई टैक्स भरना ना पड़े अथवा अंशतः बहुत कम प्रमाण में टैक्स भरना पड़े। फिर उसके बाद है निर्यात के उत्पादकों को कच्चा माल, अन्य साधन, बिजली कम कीमत पर उपलब्ध कराना। तो ये व्यवस्था जो है ये भी सरकार करती है, तो इसका मतलब निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक तो प्रत्यक्ष प्रतिफल, निर्यात के बदले में जितना प्रतिशत उसको प्रतिफल देना होता है वो उसको तुरंत भुगतान करती है सरकार। साथ साथ में कर और ऑक्ट्रॉय जैसे जो है अगर कुछ भरने को है उसको, व्यापारी को, निर्यातकर्ता को, तो उसको कम कर देती है अथवा तो उसको ख़त्म कर देती है, मुक्त कर देती है। उसी तरह से निर्यात की गई आवक पर उसको मुक्ति मिल जाती है ताकि उसको कर न भरना पड़े। साथ साथ में उसको ज़रूरत, जो भी कच्चे माल की ज़रूरत है, अन्य साधन की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, उसको योग्य दर पर सरकार उपलब्ध कराती है। तो ये सब करने की वजह से वित्तीय और आर्थिक उत्तेजन मिलता है। किसको मिलता है? निर्यातकर्ता को। तीसरा है संकलित और सुगठित आर्थिक प्रोत्साहन। अब यहाँ इस योजना में निश्चित की गई रकम की अथवा निश्चित किए गए उत्पादनों का निर्यात किया जाए तो उसके बदले में प्राप्त विदेशी चलन के निश्चित किए गए प्रमाण में आयात करने का अधिकार दिया जाता है। यहाँ क्या होता है कि सरकार ऐसा निश्चित करती है कि भाई कोई व्यक्ति है, कोई उत्पादक है, अगर वह जो है 10 लाख का निर्यात करता है तो उसको 5 लाख की आयात करने की छूट है। तो ऐसी स्थिति में उसको सामने छूट दे रही सरकार, यानी कि जिसको 5 लाख की आयात करना है उसको 10 लाख का निर्यात करना जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आयात करता है, यानी जो उत्पादक है, उसको कुछ कच्चे माल की आयात करने की ज़रूरत है या कोई मशीन की आयात करने की ज़रूरत है, तो वो आसानी से निर्यात करके और वस्तु को आयात कर सकता है। तो ये जो योजना है वो संकलित या सुगठित आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में माना जाता है। और इसके अंदर एक तो है सस्ते दर पर ज़मीन। तो सस्ते दर पर ज़मीन प्राप्त करके उन निर्यात पात्र उत्पादनों का उत्पादन करता है। निर्यात पात्र यानी ऐसी वस्तुएं जिनका निर्यात होता हो या जिनका निर्यात हो सके, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन वह के लिए वह सस्ती ज़मीन उसको आराम से उपलब्ध हो जाती है। और दूसरा, कारखाना स्थापित करने का लाभ सरकार द्वारा मिलता है ताकि वो आसानी से कारखाना स्थापित करके, उत्पादन करके और वस्तुओं का निर्यात कर सके। फिर आता है इसके अलावा करवेरा और अन्य नियंत्रणों से मुक्त, ऐसे मुक्त व्यापार विस्तार में कारखाने स्थापित करने के बदले समस्त अथवा निश्चित किए गए प्रमाण में उत्पादन, निर्यात करना इत्यादि जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे विस्तार होते हैं, जैसे कोई, जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर अमुक ऐसे स्थान होंगे कि वहाँ पर सरकार निश्चित करेगी भाई यहाँ पर जो उत्पादन डालेगा या यहाँ पर जो निर्यात करने के लिए उत्पादन करेगा उसको तमाम सारे जो है नियंत्रण उसके ऊपर से दूर किए जाएंगे या उसको नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी निर्यातकर्ताओं को सरकार प्रोत्साहित करके और वहाँ उद्योग धंधे डाला करके, जैसे पिछड़ा विस्तार है तो वहाँ पर सरकार ऐसे स्कीम निकालती है। तो इस तरह से मुक्त व्यापार विस्तार से में कारखाना स्थापित करने पर उनको प्रोत्साहित करती है। अब आता है चौथा मुद्दा, वित्तीय सुविधाएं और सेवाएं। अब वित्तीय सुविधाएं और सेवाएं में आप देखेंगे इसके अंदर कि इनके माध्यम के द्वारा प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे निर्यातकर्ताओं को उत्पादन का जिस दिन निर्यात करे उसी दिन बिल की रकम प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करना।
तो ये व्यवस्था बिल की रकम, यानी जिस दिन, क्योंकि उनको लिए पैसे के लिए उनको भटकना ना पड़े, आज निर्यात कर दिए तो 2 महीने तक पैसा नहीं मिला उनको, ऐसी कंडीशन ना हो, बल्कि जिस दिन निर्यात हुआ उसी दिन उनको पैसा मिल जाए, ऐसी सरकार व्यवस्था करती है। तो इससे निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। और उसके बाद है कि विदेशी मुद्रा की दर में परिवर्तन के सामने रक्षण होता है। तो विदेशी मुद्रा का दर हमको पता है घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लो निर्यात किया तो एक डॉलर बराबर 70 रुपया था, और उसके दूसरे दिन $1 बराबर 72 रुपया हो गया। तो ऐसे में जो मुद्रा विनिमय दर बदलने से नुकसान होता है निर्यातकर्ता को, वो नुकसान नहीं होगा, तो सरकार उसकी भी रक्षण प्रदान करती है ताकि व्यापारी को नुकसान ना होने पाए। तो इस वजह से निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। फिर उसके बाद है आयातकर्ता को सरलता से माल प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था करता है। यानी जो आयात करता है अगर उसको माल ढंग से मिलेगा तो वस्तु का आयात करने उसको सरल हो जाएगा, ताकि वो वस्तु का आयात आसानी से कर सके। तो ये व्यवस्था सरकार करेगी और इससे निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन मिलेगी। उसके बाद है आयातकर्ता को कई बार आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए या उसको आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमानत के रूप में सेवा प्रदान करती है। तो अगर ऐसा कोई जमानत सरकार उसकी तरफ से दे रही है तो इस तरह उसको वित्तीय सुविधाएं और सेवाओं का माध्यम प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के वित्तीय सुविधाएं और सेवाएं ये सरकार द्वारा देने से निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन बढ़ता है और निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। पांचवा मुद्दा है अनार्थिक सुविधाएं। ऊपर तो हमने देखा वित्तीय सुविधाएं, अब आता है अनार्थिक सुविधाएं। इनमें पैसे का महत्व तो नहीं है, लेकिन इनके अलावा कुछ सुविधाएं सरकार देती है। तो निर्यातकर्ताओं को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद करने के बदले आर्थिक सुविधाओं द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे निर्यात के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना। अब निर्यात करने के लिए कहाँ पर निर्यात करना है, किस देश में निर्यात करना है, कौन सी वस्तु निर्यात करना है, ये सारी जानकारी जो है ये सरकार द्वारा सुविधा कराई जाती है, ताकि निर्यातकर्ता को किसी भी जानकारी की आवश्यकता हो तो आसानी से उसको उपलब्ध हो सके, प्राप्त हो सके। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसके बाद है कि निर्यात पात्र उत्पादनों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है। तो ये प्रशिक्षण कौन देगा? तो सरकार उसकी व्यवस्था कराती है कि भाई निर्यात का उत्पादन कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो उसके लिए कोई जानकार व्यक्ति चाहिए। तो उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए या प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार करने के लिए सरकार व्यवस्था उपलब्ध करा देती है। फिर आता है निर्यातकों के मध्य स्पर्धा होने का आयोजन करके सबसे अधिक निर्यात पर उनका सम्मान करती है। जितने भी निर्यात किए होते हैं तो इसके निर्यातकर्ताओं के अंदर एक आगे बढ़ने की भावना उत्पन्न होती है कि मेरा ज़्यादा उत्पादन होगा तो मुझे जो है इसमें इनाम मिलेगा। तो इस तरह सरकार क्या करती है कि जितने भी निर्यात करता हैं उनके बीच में स्पर्धा कराती है और उस आयोजन के द्वारा अधिक निर्यातकर्ता को उसका सम्मान करती है, ताकि उसका सम्मान बनने की वजह से अधिक निर्यात करने के लिए प्रेरित हो जाए। फिर उसके बाद आता है कि निर्यात बाजारों की जानकारी प्रदान करना। सरकार का ये भी होता है कि निर्यात बाजार के बारे में जो भी जानकारी ज़रूरत है निर्यातकर्ता को, वो सारी जानकारी वो निर्यात बाजार की जानकारी उपलब्ध कराती है निर्यातकर्ता को। और अंतिम पॉइंट इसमें है कि निर्यात उत्पादनों का उत्पादन करने वाले कारखानों में अगर हड़ताल, तालाबंदी अगर होती है तो उसको सरकार अवैध घोषित करती है। और इस तरह से अवैध घोषित करने से कोई भी कारखाने के अंदर, कंपनी के अंदर कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकता है। और ऐसा ना करने की वजह से जो निर्यातकर्ता का उत्पादन कार्य है वो आसानी से या सरलता से आगे बढ़ता है और उसका उत्पादन होता रहता है। तो सरकार जो है इस तरह से आप देखें कि निर्यातकर्ताओं को अनार्थिक सुविधाओं के रूप में ये सारी सुविधाएं प्रदान करती है और इस तरह से निर्यातकर्ता को प्रोत्साहन मिलता है। और छठा मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशिष्ट आर्थिक विस्तार। इसको बोलते हैं SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। परीक्षा में टिप्पणी भी पूछी जाती है कि भाई विशिष्ट आर्थिक विस्तार समझाइए या सेज के बारे में समझाइए, तो आप इसको कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसके बारे में आप समझाएंगे तो विस्तृत रूप में जानकारी देना है आपको। तो आप बताएंगे कि विशिष्ट आर्थिक विस्तार के बारे में कानून संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया। यानी सन 2005 में विशिष्ट विस्तार, आर्थिक विस्तार, यानी सरकार क्या करती है कि अपने जैसे प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसा विस्तार निश्चित करती है कि वहाँ पर जो है
अगर कोई उत्पादक आए उत्पादन करने के लिए तो उसे विशेष सुविधा दी जाती है, तो उसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे अभी देखिए टाटा कंपनी आई गुजरात के अंदर नैनो कार का उत्पादन करने के लिए साड़ंद में, तो वहाँ पर सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके और वहाँ पर उनको प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी प्रदान की। तो ऐसे ही तमाम सारी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर सरकार जो है अपने निर्यातकर्ताओं को उत्पादन कराने के लिए उनको जो है ऐसे स्थान सूचित करती है कि वहाँ पर वो अगर उत्पादन करते हैं तो उनको अधिक से अधिक वहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। तो अब ये कानून संसद में 2005 में अमल में आया और पारित किया गया और अमल में आया 10 फरवरी 2006 को। तो 10 फरवरी 2006 के दिन से ये अमल में आ गया कानून सेज का। यहाँ पर विशिष्ट विस्तार में यह एक ऐसा भौगोलिक विस्तार है जिसमें आर्थिक कानून देश में बनाए गए अन्य कानूनों से अधिक उदार होता है। जैसे कानून जो पूरे देश में लागू पड़ेगा तो वो कानून थोड़ा मतलब कड़क होगा, लेकिन ऐसे विस्तारों में जो कानून होगा वो थोड़ा सा उदार होगा अन्य कानून की अपेक्षा। तो विशिष्ट आर्थिक विस्तार में की श्रेणी में अनेक विशिष्ट विस्तार शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से विस्तार शामिल किए जाते हैं? जैसे निर्यात प्रोसेसिंग विस्तार, जहाँ पर निर्यात की प्रोसेसिंग होती है, ऐसे विस्तार को शामिल किया जाता है। इसके अलावा है मुक्त व्यापार विस्तार, स्वतंत्र बंदरगाह विस्तार, औद्योगिक गृहों का समावेश भी इसके अंदर किया जाता है। तो जिनका मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष स्थानीय और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करना। यानी आपको मतलब ये जानकारी होना चाहिए कि जो ऐसे विस्तार हैं जहां पर सरकार अपनी उदार नीति अपनाती है या अधिक उदार नीति अपनाती है, वहां पर देश के स्थानिक जो लोग हैं वो भी अपना उत्पादन करने के लिए वहां पर आकर्षित होंगे। साथ साथ में विदेशी कोई कंपनी आ रही है तो भी ऐसे विस्तार को पसंद करेगी जहां पर उदार ज़्यादा हो, जहां पर उसको ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। तो ऐसी विदेशी और स्थानिक दोनों पूंजी निवेश वहां पर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने उस विस्तार को अधिक उदार नीति अपनाने का जो है सूचन किया होता है इसकी वजह से। तो विशिष्ट आर्थिक विस्तार में औद्योगिक इकाइयों के बीच वस्तुओं की निर्यात वृद्धि के लिए जरूरी प्रोत्साहन मिलता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय ऑक्ट्रॉय या आबकारी, सेवा कर, केंद्रीय विक्रय का कर टैक्स जिसको बोलते हैं सेल टैक्स, तथा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको बोलते हैं STT में से मुक्ति इनको प्रदान की जाती है। इनको कुछ भरना नहीं पड़ता है, कोई खर्च उनको करना नहीं पड़ता है। और स्थानीय और विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है तथा ऐसे विस्तार में ढांचा की जो सुविधाएं होती हैं उनका विकास करना, तो ये सब प्रोत्साहन का सरकार का कार्य होता है। यानी कि ऐसे विस्तारों में, कौन से विस्तारों में? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरकार जो है वह तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करती है ताकि निर्यातकर्ता कोई भी हो, चाहे हमारे देश का कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, वहाँ पर स्थापित होकर के और अधिक से अधिक उत्पादन करके वस्तु का निर्यात कर सके। तो ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो वो हुआ विशिष्ट आर्थिक व्यवहार, और इसका जो है कानून पारित हुआ संसद में 2005 में, अमल हुआ 10 फरवरी 2006 में। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर निर्यात व्यापार या निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।